तो जो तुम लोगों ने गैसियस स्टेट में जो थोड़े बहुत डाउट्स भेजे हैं उस पर बातचीत कर लेते हैं। वैसे तो मुझे नहीं लगता कि ये वाली चीज़ उतनी डिफ़िकल्ट थी, बट स्टिल अगर डाउट्स आए हैं तो जो प्रियांशु ने भेजे हैं मेरे पास, अपन उस पर बातचीत करें। बाकियों का मेरे पास आया नहीं है तो मैं अज्यूम करती हूँ कि उनका सब सही होगा, क्योंकि ईजी भी था। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं इन दो डाउट्स पर। एक है आपका क्वेश्चन नंबर 57 और एक है क्वेश्चन नंबर 60। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं। पहले शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 से। मैनोमीटर का सवाल है, आपको डिफरेंस दिया हुआ है। तो जैसा कि तुमको सिखाया गया था, जो लोअर लेवल पर होता है आपको वहाँ से एक रेफरेंस लाइन बनानी होती है। ठीक है, और ऊपर का जो रहता है, ठीक है, उसके ऊपर क्या क्या चीज़ें वो देखना होता है। जैसे ये आपका पॉइंट बी है, तो पॉइंट बी के ऊपर क्या क्या चीज़ें हैं। पॉइंट बी के ऊपर एक आपका ग्लिसरीन है, मतलब उस बी के ऊपर जो प्रेशर है वो किसकी वजह से लग रहा है, उस ग्लिसरीन की वजह से लग रहा है। और उस ग्लिसरीन के ऊपर एटमॉस्फेयर है तो उस एटमॉस्फेयर की वजह से लग रहा है। वैसे ही इसको मैंने लेती थी पॉइंट ए। पॉइंट ए पे जो प्रेशर होगा, ठीक है, पॉइंट ए वाला जो प्रेशर है वो प्रेशर और पॉइंट बी वाला प्रेशर इक्वल होगा। पॉइंट ए के ऊपर क्या है, पॉइंट ए के ऊपर ये गैस के पार्टिकल्स हैं। ऑब्वियस है कि गैस पार्टिकल्स यहाँ पे भी होंगे, है ना, तो यहाँ पे गैस है, यानी कि ये इक्वेशन है। ऐसा सिखाया भी गया था तुमको। कैलकुलेट क्या करना है आपको, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस कैलकुलेट करना है। सिंस मतलब तुम ये जानते हो पीवी इक्वल्स टू क्या होता है, एनआरटी होता है। तो अगर मुझे मोल्स कैलकुलेट करने हैं तो मतलब मुझे पीवी अपॉन में आरटी करना होगा। मतलब एक बार मुझे अगर प्रेशर पता चल जाए तो डिवाइड बाय वॉल्यूम, डिवाइड बाय आर, डिवाइड बाय टी, तो मैं कर सकती हूँ। देखो वॉल्यूम दिया हुआ है, टी दिया हुआ है, तो पहले प्रेशर निकाल लेते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको कितना दिया है, 1 atm। अगर मैं हाइट के टर्म्स में कन्वर्ट करूँ, वो भी सेंटीमीटर में, तो ये कितना हो जाएगा, 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। और वैसे ही ग्लिसरीन के लिए भी मुझे क्या लिखना है, प्रेशर हाइट के टर्म्स में। तो हमारी आदत क्या होती है, अच्छा एक मिनट, 760 mm होता है, 76 सेंटीमीटर, हाँ, कि ये 5 मीटर है। अब कई स्टूडेंट से गलती हो जाती है कि वो वैसे का वैसे ही 5 उठा के डाल देते हैं, ध्यान नहीं देते कि मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, चलो मान लेते कुछ अच्छे बच्चों ने ध्यान दिया और उन्होंने कन्वर्ट कर लिया इसको मीटर से सेंटीमीटर में, तो उनका आ गया ये मान लेते 500 सेंटीमीटर। तो वो लोग क्या करते हैं, इस 500 सेंटीमीटर को वहाँ पे पुट कर देते हैं, राइट। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ये जो कंसेप्ट लगाया जाता है, ये कंसेप्ट तब लगाया जाता है जब हम ये मान के चलते हैं कि हमारे पास वो जो भरी हुई है क्वांटिटी, वो क्वांटिटी एक मर्क्यूरी है, बट यहाँ तो ग्लिसरीन है। यानी कि आपको बेसिकली यहाँ पे प्रेशर ऑफ ग्लिसरीन नहीं चाहिए, आपको ग्लिसरीन को रिप्लेस करना होगा मर्क्यूरी से। अगर आप ग्लिसरीन को रिप्लेस करोगे मर्क्यूरी से, तो आप जो हाइट आएगी वो हाइट आपको यहाँ पे पुट करनी है। और क्या तुमको रिप्लेस करना, एक लिक्विड को दूसरे लिक्विड से सिखाया गया है। बिल्कुल, कैसे करते हैं बताओ हम एक लिक्विड को दूसरे लिक्विड से रिप्लेस। आपके पास सिंपल सा कंसेप्ट होता है, पहले वाले लिक्विड की यानी कि ग्लिसरीन की हाइट मल्टीप्लाई बाय ग्लिसरीन की डेंसिटी इक्वल टू जो आपके पास मर्क्यूरी है उसकी हाइट मल्टीप्लाई बाय मर्क्यूरी की डेंसिटी। ग्लिसरीन की हाइट 500 सेंटीमीटर, ध्यान रखना मीटर में मत कर देना। ग्लिसरीन का आपको दिया हुआ है डेंसिटी 2.72 अपॉन में 13.6। अगर मर्क्यूरी की नहीं भी देता तो भी तुमको याद होना चाहिए। ठीक है, सादी सिंपल कैलकुलेशन है, साफ साफ दिख रहा है कि नीचे डिनोमिनेटर में जो आपका 13.6 है, अगर मैं उसका लेट से डबल करूँ, पॉइंट सब हटा हुटू के, तो आप लोगों का वो सिंपली क्या हो जाएगा, कैंसिल ऑफ हो जाएगा 2 टाइम्स के कंपेयर में। ठीक है, तो उसकी कैलकुलेशन मैंने पूरी कर ली। अब जब मैं उसकी पूरी कैलकुलेशन कर ली तो मुझे यहाँ से हाइट ऑफ मर्क्यूरी मिल गई। कितनी आएगी यहाँ से हाइट ऑफ, मतलब हाइट ऑफ मर्क्यूरी, सॉरी मैंने डी लिख दिया, यहाँ से आएगी ये कितनी, 100 सेंटीमीटर। यानी कि मेरे पास हाइट ऑफ मर्क्यूरी कितनी है, 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, 100 और ये प्लस 76, यानी कि मेरे पास गैस का प्रेशर कितना है, 176 सेंटीमीटर। अगर मुझे मोल्स निकालने हैं तो मुझे यहाँ पे प्रेशर किस में चाहिए, एटीएम में चाहिए, ना कि सेंटीमीटर में। तो मैं क्या करूँगी, ये जो 176 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी आया है, मुझे इसे कन्वर्ट करना है किस में, एटीएम में। एज वी ऑल नो कि 1 atm इक्वल टू क्या होता है, 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी होता है। तो अगर मैं चाहती हूँ
कि इस पर्टिकुलर क्वांटिटी को यानी कि 176 सेंटीमीटर को मैं किस में कन्वर्ट कर दूं, आपके एटीएम में कन्वर्ट कर दूं, तो मुझे क्या करना होगा, इसको डिवाइड करना होगा 76 से, है ना। 176 को मुझे किससे डिवाइड करना होगा, 76 से। तो जब तुम डिवाइड करोगे आंसर समथिंग 2 पॉइंट के आसपास आएगा। तो यानी कि प्रेशर वो भी एटीएम में उस गैस का कितना है, 2.3 के आसपास है। आप एग्जैक्ट निकाल लेना डेसिमल 1 पॉइंट और आगे जाकर, बट इतना है। अब यहाँ पे तुम्हें मोल्स निकालने हैं उस गैस के, तो बस क्या करो, एक एक करके वैल्यूज पुट कर दो। प्रेशर बराबर बोलो कितना, 2.3। वॉल्यूम बराबर बोलो कितना, 10 लीटर। आर की वैल्यू कितनी ले लो, तुम चाहो तो 0.0821 ले सकते हो, या फिर अप्रॉक्स करना है तो 1/12 ले सकते हो। तो ये 1/12 और टेम्परेचर यहाँ पे 300 केल्विन। ये तो आपका सीधा सीधा कट गया, ये 15 आ जाएगा, नहीं सर इसको 10 कर लेते, 3 10 जा, ये 3 4 जा, और क्या हो जाएगा, ऊपर 2.3 मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाना है, और नीचे में आप लोगों का क्या रहेगा, 10 रहेगा। 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 9.2 अपॉन 10, यानी कि 0.092 नॉट 092, 0.92 ये आपके मोल्स होंगे। अब देख लो कौन सा ऑप्शन दिए। अब पहला ही ऑप्शन है 0.94 के आसपास, है ना, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 0.94। ठीक है। अब इसमें कई लोग क्या करते हैं, गलती कर देते हैं नन ऑफ दिस वाली। तो नन ऑफ दिस वाला मत करना, क्योंकि मैंने जो यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन ली है, तुम समझ रहे हो ना, 2.3 के आगे भी कुछ आ रहा होगा, तो उसकी वजह से हो सकता है एक आधी डेसिमल और बढ़ जाता, तो वाला मत करना। इतना क्लोज अप्रोक्सीमेशन आए तो नन ऑफ दिस मत करना। आई थिंक यही गलती हुई थी, प्रियांशु यही बोल रहा था कि इसका नियर बाय आया है, नियर बाय, तो ये वही चीज़ है। ठीक है। तो 60 का करेक्ट आंसर क्या था, जरा चेक करते हैं। 60 का करेक्ट आंसर है ए, और हमारा भी आ गया है ए। डन। चलो अब एक आते हैं ऊपर वाला सवाल, अगेन मैनोमीटर का सवाल। अब देखो ध्यान से सुनो, इस क्वेश्चन को 2 पार्ट्स में तोड़ा जाता है। सबसे पहले क्या बोला गया है कि आपके पास अमोनिया गैस जब आपने इस फ्लास्क के अंदर ली थी, प्योर अमोनिया गैस, अमोनिया के अलावा कुछ भी नहीं, तो कोई गैप ही नहीं था, मतलब डिफरेंस लेवल कुछ था ही नहीं। मतलब अपन करते हैं ना, लोअर वाले को लेते हैं, फिर एक रेफरेंस लाइन क्रिएट करते हैं, तो यहाँ पे ऑलरेडी रेफरेंस लाइन क्रिएटेड है। लेट्स से ये पॉइंट ए, लेट्स से ये पॉइंट बी। तो अगर कोई तुमसे पूछेगा पॉइंट ए पे प्रेशर किसकी वजह से है, पहली बात तो पॉइंट ए और पॉइंट बी पे प्रेशर इक्वल होंगे। पॉइंट ए पे प्रेशर पॉइंट ए के ऊपर जो चीज होगी उसकी वजह से होगा। तो पॉइंट ऊपर के ऊपर कौन है, अमोनिया। तो पॉइंट ए के ऊपर प्रेशर किसकी वजह से लग रहा है, अमोनिया की वजह से लग रहा है। और पॉइंट बी के ऊपर कौन है, हवा, एटमॉस्फेयर, तो उसके ऊपर प्रेशर किसकी वजह से लग रहा है, एटमॉस्फेयर की वजह से लग रहा है। यानी कि मुझे इस पर्टिकुलर इक्वेशन से ये पता चल गया कि यदि मेरे पास सिर्फ जब अकेली अमोनिया गैस थी, जब प्योर फॉर्म में, है ना, जब वो डिसोशिएट नहीं हुई थी, तब उसका प्रेशर कितना था, 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। अब क्वेश्चन वाला क्या कह रहा है कि कुछ समय बाद, मतलब ऑब्वियस है कि आपने फ्लास्क में स्पार्कलिंग की, आपकी अमोनिया गैस डिसोशिएट हो गई। हम लोग तो केमिकल इक्विलिब्रियम अच्छे से जानते हैं, है ना। तो इस इक्वेशन को मैं ऐसा लिख सकती हूँ, NH3 अपॉन N2 अपॉन 2, और यहाँ पे H2 अपॉन 3/2, ऐसी आपकी इक्वेशन हो गई। अब वो क्या कह रहा है, इसके पर डिफरेंस होगा कितने का, 6 सेंटीमीटर ही मर्क्यूरी का, मतलब अब 6 सेंटीमीटर का डिफरेंस आ चुका है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब आपका डायग्राम दिखेगा कैसे, मतलब ये वाली चीज ऊपर जाएगी कि ये वाली चीज आप लोगों की ऊपर जाएगी, मतलब क्लियर रखना है। तो देखो, आपकी जो अमोनिया गैस है वो डिसोशिएट हो रही है, ये मानते हो। अगर अमोनिया गैस डिसोशिएट हो रही है तो यानी कि आफ्टर स्पार्कलिंग, क्या मैं ये ऐसा कह सकती हूँ कि जो मेरे को कंटेनर दिया है, यहाँ पे मोर पार्टिकल्स आर प्रोड्यूस्ड, है ना, यहाँ पे ज़्यादा पार्टिकल्स क्या होंगे, प्रोड्यूस होंगे। अगर ये ज़्यादा पार्टिकल्स प्रोड्यूस होंगे तो ये प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, जिसकी वजह से ए पॉइंट थोड़ा सा क्या होगा, नीचे शिफ्ट होगा, और बी पॉइंट कैसा शिफ्ट होगा, ऊपर। यानी कि ए आपका कैसा रहेगा, थोड़ा सा ट्यूब में ए कैसा रहेगा, आप लोगों की ट्यूब में ए थोड़ा नीचे चला जाएगा, और उसके कंपेयर में बी कैसा चला जाएगा, ऊपर। ये ऐसा दिखेगा डायग्राम। और अब आपको ये गैप, अब आपको ये डिफरेंस इन गैप कितना दिया हुआ है, ये गैप कितना दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर का दिया हुआ है। जब इस तरीके का प्रेशर लगा, तो अब मुझे एक बात बताओ, अब
इस रेफरेंस पॉइंट ए और इस रेफरेंस पॉइंट बी के प्रेशर क्या अब अनइक्वल हो जाएंगे क्या? नहीं, प्रेशर तो अभी भी इक्वल रहेंगे, बस इक्वेशन चेंज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अब पॉइंट ए के ऊपर सिर्फ अमोनिया गैस नहीं है, क्योंकि अमोनिया डिसोशिएट हो गई है, तो डिसोशिएट होने के बाद इक्विलिब्रियम भी मेंटेन हो गया। तो अब आप पे पॉइंट ए पर आपको अमोनिया गैस भी मिल रही है ना, क्योंकि 100% डिसोशिएशन नहीं हुआ है। N2 भी मिल रही होगी, H2 भी मिल रही होगी, तीनों मिल रही होंगी और तीनों की वजह से पॉइंट ए पे प्रेशर क्रिएट हो रहा होगा। सिमिलरली जो पॉइंट बी है उसके ऊपर क्या है? मर्क्यूरी। कितने का गैप है? 6 सेंटीमीटर का, तो ये मैं लिख देती हूँ 6, प्लस उसके ऊपर क्या है? एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का प्रेशर तो तुम तो जानते ही हो कितना रहेगा, 76। यानी कि इनडायरेक्टली मुझे ये पता चल गया कि नाउ एट इक्विलिब्रियम पर अमोनिया का प्रेशर, नाइट्रोजन का प्रेशर और हाइड्रोजन का प्रेशर मिला के टोटल वैल्यू कितनी आ रही है? 82 आ रही है। बट मुझे तो क्या कैलकुलेट करना था? हाइड्रोजन का पार्शियल प्रेशर इक्विलिब्रियम पे कितना होता, मुझे तो ये कैलकुलेट करना है, हाइड्रोजन कैलकुलेट करना है। मेरे को तो पता ही नहीं है कुछ, कैसे निकालूं मैं? तो देखो ध्यान से सुनो, अभी केमिकल इक्विलिब्रियम सीखे हो तो थोड़ा बहुत केमिकल इक्विलिब्रियम का प्रयोग करते हैं। मान लेते हैं जब रिएक्शन शुरू होने की थी, मतलब जब आपने स्पार्कलिंग नहीं की थी उस वक्त, यानी कि एट T=0 आप लोगों के पास अमोनिया गैस थी, प्योर, एकदम प्योर अमोनिया गैस थी आप लोगों के पास उस वक्त। वो अमोनिया गैस कुछ ना कुछ प्रेशर एक्सर्ट कर रही थी, उसको हम हमारा क्या कहेंगे? इनिशियल प्रेशर कहेंगे कि ये मेरे कंटेनर का क्या है? देखो भाई, ये मेरे कंटेनर का इनिशियल प्रेशर है। क्या हमको उस इनिशियल प्रेशर की वैल्यू पता है? चेक करिए। अभी इस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले मैंने वही चीज़ तो तुमको बताई, इनिशियल प्रेशर कैसे निकाला हमने। जब आपके पास रेफरेंस दोनों का इक्वल था तो जो अमोनिया का प्रेशर आया वो किसके बराबर आ गया? 76 सेंटीमीटर मर्क्यूरी के बराबर आ गया। यानी कि इनिशियली, यानी कि T=0 पर क्या मैं ये कह सकती हूँ, ये 76, अरे यार ये येलो कहाँ से आ गया, ये 76 सेंटीमीटर था, ये 0 था, ये 0 था। अब जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे पहुंची तो डेफिनेटली अमोनिया डिसोशिएट हो चुका है, तो उसका प्रेशर अब कम तो होगा, इतना तो अपन मानते हैं, रिड्यूस तो हो जाएगा। मुझे नहीं पता कितनी क्वांटिटी से रिड्यूस होगा, लेट्स से 76 माइनस एक्स। अमोनिया का प्रेशर बोलो क्या होगा? उसका प्रेशर होगा x/2, इसका प्रेशर कितना होगा? 3x/2। अपन मोल्स के टर्म से बातचीत नहीं कर रहे, अपन किसके टर्म से बातचीत कर रहे हैं? प्रेशर के टर्म से बातचीत कर रहे हैं, ठीक है? क्या यहाँ तक क्लियर है वाली चीज? अच्छा, अगर मैं पूछूंगी कि नाउ टोटल प्रेशर इक्विलिब्रियम पे कितना है, तो इक्विलिब्रियम पे अमोनिया भी है, नाइट्रोजन भी है, हाइड्रोजन भी है। तो इक्विलिब्रियम पे जो टोटल प्रेशर है वो इन तीनों की वजह से होगा, यानी कि 76 माइनस एक्स प्लस x/2 प्लस 3x/2। ठीक है, पूरा सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा? 4x/2 यानी कि प्लस 2x, यानी कि ये होगा टोटल प्रेशर इक्विलिब्रियम पे इतना होगा। देख लो मैंने कहीं कोई कैलकुलेशन एरर तो नहीं कर दी ना? एक मिनट, लेट मी चेक, कोई भरोसा नहीं है मेरा। 76 माइनस 4x/2, 2 1 2x, 2x, ठीक है, इतना होगा इक्विलिब्रियम प्रेशर। ये आप लोगों का इक्विलिब्रियम प्रेशर है, ठीक है? अच्छा, एक काम करते हैं, रुको 2 मिनट। ये जो डिवाइड बाय 2 वगैरह किया है ये सब मत करो, इसको 2 ही रहने दो। हाँ, ये 76 है, ये 0 है, ये 0 है। बोलो कितना? 76 माइनस 2x, ये x, और ये बोलो कितना हो जाएगा? 3x। अब बताओ कितना हो जाएगा इक्विलिब्रियम पे टोटल प्रेशर? इक्विलिब्रियम का टोटल प्रेशर इक्विलिब्रियम वाला बोलो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 76 प्लस 2x, है ना? इसीलिए उसको मैंने डिवाइड बाय वगैरह 2 नहीं किया, क्योंकि उसमें बहुत दिक्कत आ जाती है। फिर अपन 1 मोल के लिए निकालते हैं, फिर अपन को 2 के लिए निकालना पड़ता है, क्योंकि स्टोइकियोमेट्री वाइज 2 होते हैं। इससे अच्छा स्टार्टिंग से ही 2 का काम करते चलो। तो इक्विलिब्रियम पे इतना प्रेशर होना चाहिए, बट इस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग, मैनोमीटर की कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग, इन तीनों के प्रेशर का एडिशन बोलो कितना आता है? 82 आता है। इन तीनों का प्रेशर का एडिशन कितना आता है? यहाँ से 82 आता है। तो इसका मतलब क्या मैं इस इक्वेशन 1 को और इस इक्वेशन 2 को इक्वेट कर सकती हूँ? तो यहाँ से 76 प्लस 2x इक्वल टू 82 है, ठीक है? अच्छा, तो अगर यहाँ से मेरे पास 82 है तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 3। ये x क्या था? x ये बता रहा था कि इक्विलिब्रियम पर
कितना प्रेशर डिक्रीज हुआ अमोनिया का, वगैरह वगैरह। अब क्वेश्चन में उसने क्या पूछा है, हाइड्रोजन का पार्शियल प्रेशर बताओ इक्विलिब्रियम पे कितना होगा। बताओ हाइड्रोजन का पार्शियल प्रेशर इक्विलिब्रियम पे कितना होगा, 3 टाइम्स ऑफ x। क्यों? क्योंकि हम ये जितनी भी बातचीत करते हैं ना, ये इनिशियल 76 वगैरह जो हम ये लेते हैं पार्शियल प्रेशर को लेकर ही करते हैं। तो अब x की वैल्यू कितनी है, 3, तो 3 3 जा कितना हो गया, 9। सो करेक्ट आंसर वुड बी 9 सेंटीमीटर ऑफ व्हाट, Hg। ठीक है, तो देख लो 57 का करेक्ट आंसर क्या है, 57 का करेक्ट 57 ए, तो ये उसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, डन। ये किया जा सकता था, देखो सवाल, दोनों ही सवाल ऐसे नहीं थे जो नहीं किए जा सकते, बट कोई बात नहीं, डाउट आया है, पूछ लिया है तुमने, है ना। चलो नेक्स्ट वाले में मूव करते हैं। 63 रुको मैं आखिरी में बताती हूँ, ये पहले 77 में आ जाते हैं। 77 देखो आना चाहिए, वो नहीं आया है तो गड़बड़ है। आप ना डायग्राम ड्रॉ करते जाया करो हमेशा। देखो क्या बोला है, आपके पास एक जार है, ये लेट से आपके पास जार है, इसमें गैस भरी हुई है और कुछ पानी के ऐसे ड्रॉपलेट्स हैं, और इस जार का प्रेशर आपको दिया है इतना, यानी कि मैं ये लिख सकती हूँ प्रेशर ऑफ जार इक्वल टू प्रेशर ऑफ गैस और प्लस प्रेशर ऑफ व्हाट, आप लोगों का वाटर, है ना। अच्छा, यानी कि मैं ये लिख सकती हूँ प्रेशर ऑफ जार बेसिकली आपका, क्योंकि क्वेश्चन में 830 दिया है, तो 830 इक्वल टू प्रेशर ऑफ गैस प्लस प्रेशर ऑफ वाटर वेपर्स, है ना। अच्छा, अब बोल रहा है कि हमने जार का टेम्परेचर 1% से रिड्यूस कर दिया। तो देखो जो उसका ओल्ड टेम्परेचर है वो मुझको नहीं पता, सो लेट इट बी x। अब वो जो उसका नया टेम्परेचर है वो बोल रहा है कि उसको 1% से रिड्यूस कर दिया, मतलब अगर पहले उसका टेम्परेचर x था तो उसका 1% उसने क्या कर दिया है, रिड्यूस कर दिया है, मतलब 1x/100 रिड्यूस कर दिया है। तो नया टेम्परेचर क्या है, 99x/100। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज एक बात बताओ, जब तुम टेम्परेचर को रिड्यूस कर रहे हो या जो भी हरकत कर रहे हो, इस दौरान उस जार का जो वॉल्यूम है वो तो कांस्टेंट ही रहेगा ना, वो तो चेंज नहीं हो रहा है, और बोला भी नहीं जा रहा है कि आप लोगों को चेंज करना है, बोला नहीं जा रहा है। ऐसा बोला है क्या उसने, नहीं बोला है। तो इट मीन्स दैट कि यहाँ पे आपको वॉल्यूम बराबर क्या रखनी है, कांस्टेंट। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि वॉल्यूम बराबर कांस्टेंट है, तो तुम तो जानते हो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के, फॉर्मूला लगेगा P1/P2 इक्वल टू T1/T2। अब P1 मतलब क्या, T1 मतलब क्या, T1 का मतलब है टेम्परेचर ऑफ द जार, है ना। T1 का क्या मतलब है, टेम्परेचर ऑफ द जार। तो जो P1 होगा वो P1 भी क्या होना चाहिए, प्रेशर ऑफ द जार। ठीक है, तो हमें क्या इनिशियल प्रेशर जार का दिया है, बिल्कुल दिया है 830। क्या हमें टेम्परेचर को रिड्यूस करने के बाद क्या जार का प्रेशर चेंज होगा, अरे भाई बिल्कुल चेंज होगा, क्योंकि टेम्परेचर और प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर आप टेम्परेचर को डिक्रीज करोगे जार के, तो प्रेशर भी चेंज होगा। नया प्रेशर क्या ऊपर दिया हुआ है, नहीं दिया, क्या निकाला जा सकता है, बिल्कुल। नए प्रेशर ऑफ द जार बेसिकली क्या है, आपका P2 ही तो है। क्या आपको T1 दिया है, यस x। क्या आपको T2 दिया है, 99x/100। क्या मैं यहाँ से पूरी कैलकुलेशन अगर मैं लेट से करूँ तो मैं आपके P2 की वैल्यू निकाल सकती हूँ, बट अभी उसमें मत घुसो, भी पहले आगे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। देखो क्या लिखा है, द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 2 टेम्परेचर्स और इतना, मतलब जब टेम्परेचर x था तो वाटर वेपर जो जार के अंदर थे वो कितना प्रेशर लगा रहे थे, इतना, और जब टेम्परेचर 99x/100 हो गया तब वो कितना प्रेशर लगा रहे हैं, 25। ये जानकारी क्यों दी हुई है, ये जानकारी इसीलिए दी हुई है कि ये 30 वाली वैल्यू को जब आप यहाँ पे, मतलब जब टेम्परेचर x था, जब यहाँ पे आप उस 30 वाली वैल्यू को पुट करेंगे तब आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, उस पर्टिकुलर गैस का प्रेशर मिल जाएगा। तो यहाँ से गैस का प्रेशर कितना आएगा, 800। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, ये 25 वाली वैल्यू क्यों दी गई है, क्योंकि आपको जब वो नया प्रेशर जार का पूछ रहा है तो जार का नया प्रेशर किसके बराबर होगा, उस 99x/100 पर जो वाटर वेपर्स होंगे उनके प्रेशर की वजह से, और उस 99x/100 पर जो गैस होगी उस गैस के प्रेशर की वजह से। अब 99x/100 पे वाटर का वेपर प्रेशर दिया हुआ है कितना, 25, लेकिन 99x/100 वाले टेम्परेचर पे क्या गैस का प्रेशर दिया है, क्या गैस का प्रेशर दिया है। तो अब देखो सबसे बड़ी मिस्टेक, जो समझदार स्टूडेंट है वो क्या करेगा,
P1/P2 T1/T2 यूज करेगा और प्रेशर ऑफ गैस को यहाँ पे 800 पुट करेगा, ना कि 830, और कैलकुलेशन करेगा और यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल लेगा, इस P2 की। ये P2 क्या इंडिकेट करेगा, जब ऊपर न्यूमरेटर में आपने 800 पुट किया तो 800 किस चीज को इंडिकेट किया, वो 800 इस चीज को इंडिकेट किया कि नया प्रेशर, ओल्ड प्रेशर गैस का कितना है। तो P2 किस चीज को इंडिकेट करेगा, P2 नए गैस के प्रेशर को इंडिकेट करेगा। और यहाँ से जैसे ही तुम सॉल्व करोगे, जैसे मैं जानती हूँ ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, तो बेसिकली आपके पास चीज़ें क्या बन जाएंगी, P2 इज इक्वल्स टू सम 99 मल्टीप्लाई बाई 8, ये आ जाएगा आपका P2, है ना। 8 9 ज़ा 72, कैरी 7, 8 9 ज़ा 72, 72 और 7 792, यानी कि नया वाला गैस का प्रेशर कितना है, 792। इन दोनों को ऐड करो, देखो 5 और 2 7, 9 और 2 11, 817, यानी कि नया वाला प्रेशर कितना है, 817। तो ये बन जाता। अब इसमें देखो मिस्टेक पॉइंट कहाँ है, एक स्टूडेंट से कहाँ गलती हो सकती है, उससे गलती ये होगी कि वो इस कंसेप्ट के बारे में सोचे ही नहीं। वो ये सोचे कि वो सारी जानकारी आपको टाइम पास पर्पस के लिए दी हुई है, ठीक है, और टाइम पास पर्पस के लिए आप लोगों को वो क्या कर दे, आप लोगों का बड़े मजे से P1 की जगह 830 पुट करे और P2 निकाले, जैसा कि मैं स्टार्टिंग में कह रही थी। लेकिन वैसा नहीं करना, क्योंकि ये बात हम लोगों को पता होनी चाहिए कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो या कम करते हो, जैसे तुम्हारे किचन में इतने सारे डब्बे, इतने सारे कंटेनर्स होते हैं, अगर तुम टेम्परेचर को कम ज़्यादा होता रहता है ना हमारे तो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर, बट इट डजंट मीन्स कि हमारे टेम्परेचर के कम या ज़्यादा होने की वजह से जो किचन में कंटेनर्स रखे हुए हैं उन कंटेनर्स के वॉल्यूम में या उनके प्रेशर में कोई फ़र्क वगैरह पड़ता है। इट मीन्स बेसिकली वो प्रेशर की बात वहाँ पे उसके अंदर भरी हुई गैस के रिस्पेक्ट में कर रहा है, ना कि कंटेनर के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये सवाल हो गया। अच्छा, दूसरा सवाल एक टॉप का पूछा गया, वो एक ठीक सवाल था, मतलब ठीक नहीं, बेसिकली वो फिजिक्स का सवाल था, ठीक है। बेसिकली वो किसका सवाल था, आप लोगों के फिजिक्स का सवाल था, और वो फिजिक्स के सवाल को ही उसने कन्वर्ट कर दिया केमिस्ट्री के सवाल में। देखो बोल रहा है सरफेस ऑफ द अर्थ, मतलब ये अर्थ है और ये अर्थ की सरफेस पे एक बलून रखा है, अच्छा एटम रखा है, सॉरी, वो धीरे 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 ऊपर आसमान में कहीं पहुंच गया। आपको बेसिकली ये डिस्टेंस निकालना है कितना है। अब देखो फिजिक्स क्या कहती है कि जब ये पर्टिकुलर चीज जमीन पे पड़ी हुई थी तो इसके पास क्या थी बताओ, आप लोगों की पोटेंशियल एनर्जी थी, और जब ये ऊपर आसमान में पहुंच गई तब इसके पास क्या आ गई होगी, अच्छा जब ये नीचे जमीन में पड़ी हुई थी तब इसके पास क्या थी, काइनेटिक एनर्जी थी, और जब ये ऊपर हाइट आसमान में पहुंच गई तब इसके पास क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी, और काइनेटिक एनर्जी उसकी क्या हो गई होगी, जीरो हो गई होगी, है ना। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh, और आपके टॉप वाले पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, जीरो। क्यों जीरो होगी, क्योंकि वहां पे उसने लिखा है रेस्ट, बराबर। अच्छा डन है यहाँ तक वाली चीज, ओके। और जब वो ग्राउंड पर है तो उसके पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, और क्योंकि वो ग्राउंड पर ही है और हम अपने ग्राउंड को ही तो अपना रेफरेंस लेवल लेते हैं, तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि टोटल एनर्जी लेट से बॉटम पॉइंट पे इक्वल टू टोटल एनर्जी आप लोगों के टॉप पॉइंट पर। टोटल एनर्जी बॉटम में सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से, काइनेटिक एनर्जी की वजह से। बॉटम पे काइनेटिक एनर्जी को मैं कैसे कैलकुलेट करूंगी, हाफ mv² से, चलो कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है। बट क्या तुमको वहां पे मास m या वेलोसिटी v आपको दी हुई है क्या, नहीं। फिर क्या करें, तो हम लोगों ने याद करो बीच में जब केटीजी पढ़े थे तो उस पर्टिकुलर केटीजी में क्या किया है, आप लोगों का डेरिवेशन किया है कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 3/2 kb मल्टीप्लाई बाई टी, जहाँ पे kb मतलब कौन, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और टॉप पे तो टोटल एनर्जी है वो किसकी वजह से, स्ट्रिक्टली पोटेंशियल एनर्जी की वजह से। और क्योंकि अगर वो टॉप वाली एनर्जी स्ट्रिक्टली पोटेंशियल एनर्जी की वजह से है तो इसका मतलब उस टॉप पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी को मैं क्या mgh लिख सकती हूँ। क्या तुम g की वैल्यू जानते हो, हाँ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बेटर रहेगा, प्रिसाइज आंसर आएगा। h आपको कैलकुलेट करना है। क्या तुम्हें टेम्परेचर पता है, बिल्कुल पता है, कितना, 300 केल्विन। बट द दिक्कत मास क्या है, तो अब सुनो ध्यान से, यहाँ पे होने वाली मिस्टेक, हम में से मैक्सिमम लोग हीलियम का मास ले लेंगे 4,
मैं ये नहीं कह रही कि हीलियम का मास 4 लेने में कोई बुराई है, तुम 4 मत लो, 4 ले लो, कोई दिक्कत नहीं, बट उस 4 के पीछे की एक बार यूनिट पे तो फोकस करो। वो 4 के पीछे की यूनिट क्या है? हम जो 4 के पीछे की यूनिट लिखते हैं वो क्या लिखते हैं? ग्राम मोल इनवर्स, यही होती है ना बेसिक केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर, मोल कंसेप्ट। अब मुझको लेकिन जो मैं MgH में जो मैं मास पुट करूंगी वो मेरी मास की यूनिट आप लोगों की कैसी होनी चाहिए? वो आप लोगों की कैसी होनी चाहिए? वो आप लोगों की ग्राम में होनी चाहिए। या फिर मान लेते हैं कई बार लोगों का आदत होती है कि इस पर्टिकुलर क्वांटिटी को वो लोग ऐसे करते हैं, AMU लिख लेते हैं वगैरह वगैरह, है ना, ऐसा कुछ लिख के रख लेते हैं। तो हम लोगों के लिए भी क्या ज़रूरी है? हमारे लिए ज़रूरी है कि हम उस पर्टिकुलर मास को क्या कर सके? कन्वर्ट कर सकें। किस में कन्वर्ट कर सकें? आप लोगों के ग्राम वाले मास में। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की जो वैल्यू है, जिस दिन तुमको डेरिवेशन करवाया था, याद करो, नोट्स कॉपी में पूरा काइनेटिक एनर्जी का याद आ रहा है, तो जो काइनेटिक एनर्जी का तुमको लंबा चौड़ा सा डेरिवेशन करवाए थे, उस पर्टिकुलर डेरिवेशन को उठाओ, उसमें तुम्हें कहीं ना कहीं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू दी होगी, उसको यहाँ पे पुट करो और मास की वैल्यू पुट करो। अब सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे क्या आएगी? मास की वैल्यू पुट करना। तो मैं जानती हूँ हीलियम का वजन कितना होता है? 4। ये लेट से आप लोगों का जो ये वजन है, ये मान लेते हैं लेट से AMU वगैरह में है। अब मैं इसको चाहती हूँ ग्राम में कन्वर्ट करना, तो ग्राम में कैसे कन्वर्ट होगा? 1.6626 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ये होता है। लेकिन मेरे को यहाँ पे मास ग्राम में भी नहीं चाहिए। पोटेंशियल एनर्जी में अगर आप G की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले रहे हो, तो आपका वहाँ पे MKS है ना, मीटर, तो आपका मास भी MKS में होना चाहिए। यानी कि मुझे ये मास किस में चाहिए? kg में चाहिए। यानी कि ये चीज़ हो जाएगी इतनी। अब देखो ये चीज़ तुम सॉल्व कर सकते हो। बोल्ट्जमैन, अच्छा G की वैल्यू तुमको पता है 9.8, मास मैंने तुम्हें बता दिया है, टेम्परेचर बराबर यहाँ कितना दिया हुआ है? 300 केल्विन दिया हुआ है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट यानी कि Kb की अगर मैं बात करूं तो 1.38, याद कर लेना ये वैल्यू, 10⁻⁻23। ये सारी वैल्यूज पुट करो, H निकल के आ जाएगा। ये सवाल फिजिक्स का सवाल था, केमिस्ट्री का तो ये सवाल ही नहीं था। बस यहाँ पे ज़रूरी क्या था कि आपको पता होना चाहिए, बोलो क्या? आपको ये पता होना चाहिए कि वहाँ पर जो आप टॉप टू बॉटम जा रहे हो वहाँ पे क्या सा क्या वेरिएशन आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, क्लियर है वाली चीज़? डन। अब और एक और डाउट पूछा है इसने, ये रहा। ठीक है, तो इस सवाल के ऊपर भी आ जाते हैं, देखते हैं ये सवाल क्या है। तो जो ये वाला तुम्हारा डाउट है क्वेश्चन नंबर 63, इस पे भी अपन बातचीत कर लेते हैं। देखो क्या बोला है कि आपके पास एक मिक्सचर है C2H2 का और दूसरा मिक्सचर है C3H8 का, जो कि पता नहीं कितने लीटर के हैं, बट दोनों ने मिलाकर, उन दोनों गैसेस को मिलाकर जो टोटल प्रेशर है वो कितना है? 80 mm ऑफ Hg है। यानी कि C2H2 और आप लोगों की C3H8 दोनों का अगर मैं कंबाइन कर दूं तो इन दोनों का जो टोटल प्रेशर है वो बेसिकली आपको कितना दिया हुआ है? 80। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि आप जब इन दोनों गैसेस को जलाओगे तो जलाने के बाद पहली बात तो ये कंप्लीट कन्वर्शन करने वाली है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। मतलब कुछ भी एंड में गैसेस नहीं बचेंगी, है ना, कुछ भी एंड में गैसेस नहीं बचेंगी। अच्छा चलो, बहुत ही अच्छी बात है। अब उसके बाद क्वेश्चन में तुमको ये बोल रहा है वो कि जब आपने गैसेस को जलाया, तो जैसे कि हम जानते हैं कि हाइड्रोकार्बन जलने के बाद समथिंग ये प्रोड्यूस करते हैं, तो ये प्रोड्यूस होगा। रिएक्शन को तुम्हें बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। रिएक्शन को यहाँ पे बैलेंस कर लो थोड़ा जल्दी जल्दी। जैसे ही तुम रिएक्शन को बैलेंस करोगे तो ऊपर वाली में तो यहाँ 2 आ जाएगा, ठीक है, और हाइड्रोजन तो 2 पहले से ही बैलेंस है, बट ऑक्सीजन हो गए 4 और एक ये 5। अच्छा, यहाँ पे बर्न कर रहे हो मतलब O2 भी इन्वॉल्व है, सॉरी मैं भूल गई थी, तो यहाँ पे आ गया 5/2। ठीक है, नीचे वाली को बैलेंस करोगे तो यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, और 3 2 6, 6 4 आप लोगों का 10, यानी कि यहाँ पे आएगा 5 टाइम्स ऑफ O2। तो अगर मैं इन दोनों रिएक्शन की कंबाइंड इक्वेशन लिखूँ, कंबाइंड, तो कंबाइंड इक्वेशन कुछ इस तरीके से होगी, C2H2 प्लस C3H8 प्लस 5/2 O2 ऊपर और नीचे 5 O2।
ठीक है, तो 5/2 यानी कि 2.5 और 5 यानी कि आपका 5 यानी कि कितना 7.5 यानी कि 15/2 O2। राइट साइड में CO2 कितनी हो जाएगी 5 टाइम्स ऑफ CO2 हो जाएगी और इधर पे कितना हो जाएगा 5 टाइम्स ऑफ H2O हो जाएगा। डन। इसकी वजह से इनिशियली ये जो टोटल प्रेशर आपको कितना दिया है 80 दिया है। आप क्या बोल रहा है कि CO2 की वजह से प्रेशर कैलकुलेट किया गया। देखो पानी की वजह से प्रेशर नहीं होगा क्योंकि वहां पे कहीं नहीं बोला गया है कि वो वाटर वेपर है। अगर वो वाटर वेपर नहीं है तो वो पानी है और पानी की वजह से हम लोग प्रेशर काउंट नहीं करते। तो CO2 की वजह से जो प्रेशर था, ठीक है, वो कितना था आप लोगों का 230। यानी कि ये जो CO2 प्रेशर क्रिएट कर रही थी भैया, ये कितनी कर रही थी 230, उसी टेम्परेचर पे उसी वॉल्यूम पे, बट CO2 के द्वारा लगाया हुआ प्रेशर कितना था इतना। ठीक है, अच्छा तो अब मुझे ये बताना है कि C3H8 का मोल फ्रैक्शन क्या रहा होगा आपके मिक्सचर में, मतलब C3H8 कितने परसेंटेज वाइज होगी, पहले तो हमको ये कैलकुलेट करना है। ओके, अब कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको बताओ। अभी इसमें जो गैस आपने ली हुई है उन दोनों को मिला के टोटल प्रेशर आपको दिया हुआ है। कंबशन करने के बाद जो CO2 बनी उस CO2 की वजह से इतना प्रेशर हुआ है ना, कंप्लीटली बर्न्ड, आपने उसको कंप्लीटली जला दिया और आपको इतना इतना उसने क्वांटिटी में चीज़ें मिली। ठीक है, इसको कैसे करेंगे। ठीक है, मान लेते हैं कि उसमें जो C2H2 है उसका प्रेशर, इनिशियल प्रेशर मान लो X था। ठीक है, मान लो कि आपके पास जो C2H2 है उस C2H2 का इनिशियल प्रेशर मान लो X था, तो उसमें जो C3H8 होगी उसका इनिशियल प्रेशर बोलो कितना होगा। उसका इनिशियल प्रेशर हो जाएगा आपका 80 माइनस कितना X बराबर। फिर उसके बाद कंबशन के बाद जो टोटल प्रेशर है आपका वो कितना है 230 है ना, टोटल प्रेशर आपका कितना है 230 है। अच्छा, तो यानी कि मैं ये कह सकती हूँ कि आफ्टर कंबशन ये वाला प्रेशर, ये इस वाले CO2 की वजह से जो प्रेशर क्रिएट हुआ, लेट्स से इसको स्टार बना दो, प्रेशर ड्यू टू स्टार वाली CO2 टू टाइम्स क्यों, क्योंकि स्टोक्योमेट्री उसकी 2 है, प्लस ये वाला आपका प्रेशर CO2 का हैशटैग वाला 3 टाइम्स द प्रेशर ऑफ हैशटैग अपॉन CO2। इन दोनों का अगर मैं मिला दूं तो ये टोटल प्रेशर कितना है 230 है। क्या मैं इस स्टार वाले प्रेशर को कैलकुलेट कर सकती हूँ क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? देखो, आप लोगों के पास इसकी स्टोक्योमेट्री 1 है, इसकी स्टोक्योमेट्री 2 है, आपने इसके इनिशियल प्रेशर को कितना लिया है X, तो ये वाला कितना हो जाएगा आपका 2 टाइम्स ऑफ X बराबर। वो वाला कितना हो जाएगा आपका 2 टाइम्स ऑफ X। इतना तो मानते हो कि वाला हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ X, तो यहाँ पे हो गया 4X, क्योंकि 2 तो ऑलरेडी आपके सामने पहले से। अच्छा, इसको वैसे 2 लेने की जरूरत नहीं है, उसको सिर्फ इतना ले लेते हैं। ठीक है, ये वाली चीज आपकी कितनी हो जाएगी 2 टाइम्स ऑफ X। वैसे ही ये कितना है, ये है 80 माइनस X और इसकी स्टोक्योमेट्री है 3 टाइम्स, तो यानी कि ये हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ 80 माइनस X इक्वल टू 230। तो यहाँ से X की वैल्यू बस निकाल लो, तो 8 3 जा कितना हो गया 240 को वहां जाके माइनस करूंगी तो माइनस 10 आएगा। 2X माइनस 3X कितना हो जाएगा माइनस X, तो बेसिकली X की वैल्यू आ गई 10। यानी कि जो इनिशियली C2H2 था उस इनिशियल C2H2 का कितना प्रेशर था, उसका कंट्रीब्यूशन कितना था 10 mm ऑफ Hg, है ना। टोटल में से C2H2 का कंट्रीब्यूशन 10 mm था और इसका कंट्रीब्यूशन 7 mm था। ठीक है, अच्छा, अब अगर मान लेते कोई तुमसे ये पूछता है मोल फ्रैक्शन का रेशो, मतलब मोल फ्रैक्शन कितना होगा C3H8 का, तो तुमने इसी पर्टिकुलर चैप्टर में ये पढ़ा है कि जो पार्शियल प्रेशर का रेशो होता है वही मोल्स का भी रेशो होता है और बेसिकली वही आप लोगों के मोल फ्रैक्शन का भी रेशो होता है। याद करो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। अगर तुम्हें ये निकालना है कि मोल फ्रैक्शन C3H8 का कितना होगा, तो पार्शियल प्रेशर C3H8 का कितना है डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर। तो C3H8 का प्रेशर कितना है, ये है 70 और टोटल कितना है 80, यानी कि मोल फ्रैक्शन उसका कितना है 7/8।
ठीक है। अच्छा, अब अगर 7/8 आपको मोल फ्रैक्शन दिया है, 7 डिवाइड बाई 8 0.875। हो सकता है क्वेश्चन परसेंटेज के टर्म्स में पूछता, बट यहाँ नहीं पूछा है, सो इसका आंसर होगा बी। तो 63 का कहाँ गया आप लोगों का बी, ये रहा डन। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे ओवर करते हैं, जितने भी डाउट्स हमने पूछे थे सॉल्व हो